एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी में आप देखने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो कि टीईटी एग्ज़ाम या एग्जामों सभी में इसके एक या दो क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो मैं ये जो वीडियो है आपकी डिमांड के ऊपर लेकर आई हूँ। पर चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता जनरली किसे कहा जाता है? सीखने की वह क्षमता या योग्यता जिसमें किसी भी प्रकार की कमी हो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार से सीख रहा हो, मौखिक या लिखकर सीख रहा हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की यदि कमी रह जाती है तब उसे कहा जाता है अधिगम अक्षमता। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है अधिगम अक्षमता क्या होती है। तो ये काफ़ी सारे प्रकार की होती है। इसमें हम 7 टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी यदि आपको काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, तो मैं आने वाले वीडियो में आपको उसका डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। आज के इस वीडियो में हम 7 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है डिसलेक्सिया। तो ये जो टर्म्स है, आप हिंदी के बजाय इन टर्म्स को इंग्लिश में याद रखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। डिसलेक्सिया, इसका मीनिंग होता है पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में कठिनाई। कैसे याद रखेंगे? लेक्सिया यानी लर्निंग, ऐसे याद रखना आपको, लर्निंग। तो ये रिलेटेड होगा पढ़ने से। देखिए, जैसे कि ये बच्चा कोई बुक को पढ़ रहा है, तो अब इसमें कैसी यहाँ पर अक्षमता विकसित हो रही है, कैसी डिसेबिलिटीज़ आ रही है। ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए, जहाँ पर जैसे वॉज लिखा था तो ये इसे 100 पढ़ सकता है, या वर्ड लिखा था। क्या होता है कि जो या तो वर्णमाला के जो वर्ड है उसको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, या कोई भी अक्षर है उसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सीखने में बच्चे को कठिनाई हो सकती है, एकाग्रता में कठिनाई हो सकती है, और बीच बीच में जब पढ़ता है तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड उसे लगता है उसे वो छोड़ सकता है। तो कुछ इस टाइप की डिफ़िकल्टीज शो होती है जिसमें भी डिसलेक्सिया प्रेजेंट होता है, या वर्तनी दोष हो जाएगा, या उसकी जो बुद्धि है या स्मरण शक्ति है वो क्षीण यानी कमी उसके अंदर हो सकती है। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जनरली यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि डिसलेक्सिया की आप पहचान कैसे करेंगे कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो अब सबसे पहले तो मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स आपको ध्यान में रख लेने हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। कि एकाग्रता में कठिनाई होती है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, उसके बाद शब्दकोश का अभाव होता है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, उसी के आधार पर इसको पहचानना। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक टेस्ट होता है जिसको करवाया जाता है। ये जो टेस्ट है डिसलेक्सिया की पहचान करने के लिए 1973 में, ध्यान रखिए, अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने एक बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नाम का एक टेस्ट को डेवलपमेंट किया था। और जो भारत में है इसके लिए यानी डिसलेक्सिया के लिए अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया की पहचान के लिए किस टेस्ट की मदद ली जाती है, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो इसका उपचार करने के लिए एक उचित शिक्षण विधि या अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर इसको हम कम कर सकते हैं, अधिगम शिक्षण विधि के द्वारा। तो इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, या तो वर्ड को गलत पढ़ रहा है या उसको बीच बीच में से छोड़ रहा है। तो डिसलेक्सिया लर्निंग से रिलेटेड यानी पढ़ने से रिलेटेड होता है। अगला है डिसग्राफिया। ग्राफ यानी कि जैसे कि आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ कब प्लॉट करेंगे? जब आप कॉपी में कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो जनरली रिलेटेड होता है लिखने से होता है। डिसग्राफिया मीन्स लिखने से संबंधित कठिनाई या विकार। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि वॉच को बच्चा 100 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, कुछ इस टाइप की डिफ़िकल्टीज उसको आ रही थी। अब जिसका यहाँ पर क्या होगा कि जो पढ़ने में कठिनाई थी वो कठिनाई यहाँ पर लिखने में होगी। यानी कि बच्चा यहाँ पर बी को डी लिख सकता है, वॉच को 100 लिख सकता है, डी को बी लिख सकता है, सी को ऐसी जगह इस टाइप से लिखा जा सकता है, यानी कि वो उल्टा बना सकता है। और ये जनरली आपने देखा होगा, जिससे बच्चे को अनार ऐसे बनाना चाहिए तो वो इसकी जगह इसको इस टाइप से, यानी इसका जो मुंह है वो अपोजिट साइड में
बना सकता है। तो ये रिलेटेड होते हैं सारे डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया से रिलेटेड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि या तो खराब हस्तलेखन या अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में इसको जाना जा सकता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। लिखते समय बच्चा क्या करेगा, या तो खुद से बातें करने लग जाएगा, अशुद्ध वर्तनी होगी और ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेगा या ऐसे वर्ड उसके होंगे कि पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। जो लेखन सामग्री होगी या तो उसको बहुत ढीला पकड़ेगा या इतने पास से पकड़ेगा कि उसको वर्ड शो ही नहीं होंगे। जैसे ये पेपर पे जब लिख रहा है तो पेन को बहुत ज़्यादा पास से पढ़ना। उसके बाद लिखने में जैसे लाइनें जब रहती है तो लाइन क्या तो ऊपर लिख देना या नीचे लिख देना, उसको क्लियर नहीं हो रहा है कि मुझे कहाँ पर इसको लिखना है। उसके अलावा अपूर्ण अक्षर ज्ञान, इसका उपचार देख लेते हैं। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो देखिए ये क्योंकि एक लेखन संबंधी विकार है तो इसके उपचार के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की जाए। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जनरली एक पेज या तो टीचर एक लाइन लिख के दे देगी, उसके बाद कहा जाता है कि पूरा पेज लिख के लाना, या किसी में से भी नकल करना, जैसे बुक में से किसी एक पेज को 2 बार लिख के लाना, 3 बार लिख के लाना, जिससे क्या हो उसको अक्षरों का ज्ञान भी हो, उसकी राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट हो और वो वर्ड को लिखना सीख जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चा है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई, जैसे कि आपने सम करने को दे दिया, प्लस माइनस कुछ भी करने को दे दिया, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, ये आप एमपी में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और यदि आप वहाँ पर मेरा कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए जो टेस्ट सीरीज़ पहले 299 की थी, यदि आप यहाँ पर दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 149 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भी यदि आप एमपी से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एमपी कांस्टेबल की, तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि आप दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप MP हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा कोड पर मिल जाएगी। यानी यदि आप MP से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और यदि आप इसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए दांगी 50, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, CPCT को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट इस परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने पर। तो फ्रेंड्स टेस्ट ज़रूर लगाइए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का यहाँ पर माहौल मिल जाएगा। कैलकुलेशन है वो सारी किस में आ जाएगी, डिसकैलकुलिया में आ जाएगी। इसके लक्षण की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि जैसे कोई भी सिंबल बनाए, जैसे आपने हायर क्लासेस में होता है पाई का सिंबल बना होना, उसके बाद पैरेलल का सिंबल बना होना, कुछ इस टाइप के जो सिंबल्स गणित में यूज़ किए जाते हैं उसको समझने में बच्चे को कठिनाई होना। इसके अलावा छोटे बच्चे बड़े बच्चे में यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि बच्चा चाहे किसी भी लेवल का हो वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। उसके अलावा गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना, यानी कि फास्ट कैलकुलेशन नहीं है तो अपनी उंगलियों का यूज़ कर रहा है। इनिशियल कंडीशन की बात नहीं की जा रही है, स्टार्टिंग में हर कोई ऐसे ही सीखता है, लेकिन काफ़ी जो बच्चे हैं उसकी क्लास में उनका लेवल काफ़ी अच्छा है और कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, वो काउंटिंग नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा दिशा ज्ञान का अभाव
उसके अलावा जैसे यदि आपने एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को बोला कि आप पैसे निकाल के लाओ या पैसे जमा करने जाओ, तो उसको डर लगता है कि मुझसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या है, चाहे कम क्वांटिटी में ही हो, डिसकैलकुलिया उसके अंदर विद्यमान है। तो अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसका कारण हो सकता है कि उसका जो ब्रेन है उसमें कॉर्टेक्स, ध्यान रखिए, कॉर्टेक्स की जो कार्य रूपता को माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण भी जो उसकी स्मृति होती है उसमें डेवलप हो जाता है, यानी कि उसको प्रैक्टिस करने का मौका जब कम मिलता है बच्चे को, तब भी डिस्कैलकुलिया उत्पन्न हो जाता है। इसका उपचार कैसे किया जाएगा? यानी कि यदि आपको उपचार करना है तो सबसे पहले जब भी यदि आपने पहचान लिया कि आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट है और उसके अंदर डिस्कैलकुलिया नामक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तब आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी होगी। जैसे फ्लैश कार्ड, कंप्यूटर पर गेम्स, उसमें आप कैसे गेम्स का यूज़ कर सकते हैं? नंबर्स गेम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसमें प्लस करना है या कोई बैलून से उसको फोड़ना है और उनको काउंट करना है, कुछ इस टाइप के आप उसको जनरल प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, उसके ब्रेन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो इस डिसऑर्डर से बाहर निकल सकता है। डिसमॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति, यानी कि क्या हो रहा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको जब सिखाया जाता है कि ये कुत्ता है, अब कुत्ते को वो कैसे पहचानेगा कि इसकी एक पूंछ है, इसकी 4 टांगे, 2 आंखें, 1 नाक है, और सेम वैसा का वैसा ही कोई मेमना आ जाए या बकरी का बच्चा आ जाए, सपोज कीजिए कि कुत्ता भी सफ़ेद कलर का था और वो भी सफ़ेद कलर का, तब बच्चा उसको भी क्या बताएगा? कुत्ता ही बताएगा। ये आपने देखा होगा जनरली छोटे बच्चों में। इसके अलावा एक और सिम्टम्स देखिए, आपने बता दिया कि ये मोर है, बच्चे ने मोर को देखा कि इसकी कलगी है, इसकी सुंदर सुंदर पंख है, ठीक है, और इसको आपने कहा पिकॉक, और आप बाद में बता रहे हैं कि ये कॉक यानी मुर्गा है, तो वो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, वो पिकॉक को भी कॉक बोल सकता है और कॉक को भी पिकॉक बोल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किसको क्या बोलना है। डिसफेजिया, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर, फेज यानी कि भाषा संबंधित या बोलने से संबंधित कठिनाई। कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चे फ़ोन पे बात करते हैं तो मन में उनके विचार चलते रहते हैं, लेकिन इन विचारों का एक्सप्रेशन कैसे करना है उसको समझ में नहीं आता है। कोई टीचर है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट से, तो आपने ये सामान्य सा उदाहरण है, काफ़ी बार सुना होगा, बच्चे बोलते हैं कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम लिख देंगे, यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब इस डिसऑर्डर को कहा जाता है डिसफेशिया, यानी भाषा संबंधित या बोलने से संबंधित कठिनाई। अगला है डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया यानी कि कौशल से संबंधित विकार, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे ये बच्चा है जूते की लेस टाई कर रहा है, तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से बांधना है, या खेलते वक्त अपनी मसल्स का यूज़ कैसे करना है, किस काम को कैसे करना है, अपने हाथ पैरों का यूज़ कैसे करना है उस काम को करने के लिए, इसका ज्ञान उस बच्चे को नहीं है, तब यहाँ पर कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? डिस्प्रैक्सिया। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल को कैसे मारना है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल को कैसे किक करना है, इसका ज्ञान जब नहीं होता है तो डिस्प्रैक्सिया से कहा जाता है। डिस्थेमिया, तो लास्ट ये डिस्थेमिया यानी कि इतना सारा जब आपने पढ़ लिया है तो मन में क्या हो चुका है, तनाव उत्पन्न हो चुका है, तो इस स्टेट को कहा जाता है डिस्थेमिया, ठीक है, यानी कि किसी भी वजह से बच्चे में तनाव उत्पन्न होना, चाहे वो किसी भी डिसऑर्डर की वजह से हो, जैसे कि उसको लिखना नहीं आता है, जब क्लास में डांट पड़ती है तो बच्चे में तनाव उत्पन्न होने लगता है, या लिखना नहीं आता है, बोलने में दिक्कत है, किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर की वजह से यदि तनाव उत्पन्न होता है, तब इस डिसऑर्डर को कहा जाता है डिस्थेमिया। इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जो लगातार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।